वेलकम बैक फ्रेंड्स, लर्न टुगेदर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे दाहिने तरफ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें। इसके राइट में बेल आइकॉन है दोस्तों, इसे आप जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो के आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और जहां तक हो सके अपने सोशल मीडिया पर इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग तक वीडियो पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मगध महाजनपद का ये हमारा तीसरा पार्ट का वीडियो है। दोस्तों इसके पहले हमने दो वीडियो बनाया है मगध महाजनपद पे। एक में हमने वृहदत्त वंश को एक्सप्लेन किया है जिसमें जरासंध का नाम था, आपने सुना होगा, और दूसरे में हमने हर्यक वंश को देखा जिसमें कि हमने बिंबिसार और अजातशत्रु उदयन का डिटेल में हमने क्या क्या एक्सप्लेन किया है। ये हमारा तीसरा पार्ट है, इसमें हम लोग देखेंगे सुनाग वंश और नंद वंश दोनों को, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं पहले से सुनाग वंश से। इन तीनों में दोस्तों शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग वंश ने की थी, ठीक है ना। तीसरे में हम देख रहे हैं इसने राजधानी जो दोस्तों उसने वैशाली को कर दिया था। पहले पाटलिपुत्र था, इसने वैशाली को किया। फिर कालाशोक और नंदीवर्धन ने राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र ले आए। तो काफी ये ऐतिहासिक है दोस्तों, क्योंकि मगध की राजधानी पहले राजगीर थी। राजगीर के बाद ये राजधानी पाटलिपुत्र आई। पाटलिपुत्र फिर वैशाली में भी चला गया, उसके बाद फिर से पाटलिपुत्र आया। तो काफी ये इंटरेस्टेड है। आइए शुरू करते हैं शिशुनाग वंश के पहले शासक यानी कि शिशुनाग से, ठीक है। शिशुनाग वंश ने 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक शासन किया, जिसमें शिशुनाग ने अकेले 412 से 394 तक शासन किया। इसने अपनी राजधानी कहाँ रखी? वैशाली। इसके बाद कालाशोक आया उसका पुत्र, और उसके बाद नंदीवर्धन, ठीक है। तो दोस्तों कालाशोक के शासन काल में ही 383 ईसा पूर्व में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति हुई। वैशाली में क्यों हुई दोस्तों? क्योंकि उसमें राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी, ठीक है। तो सवाल आता दोस्तों, बौद्ध संगति जो थी हमारी दूसरी बौद्ध संगति कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। उसमें शासक कौन था? तो उसमें शिशुनाग था, ठीक है ना, शासक। तो ये 3 पॉइंट आपके बन रहे हैं, 3 अलग अलग सवाल बन रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है, ठीक है। आगे देखते हैं शिशुनाग के शासन के दौरान अवंती राज्य को जीत लिया गया था। अवंती कहाँ दोस्तों? अवंती इस क्षेत्र में था, यहाँ पे। तो इस क्षेत्र को इसने जीत लिया था। पहले क्या था अवंती से? क्या था इसका? जो हर्यक वंश ने क्या किया था? उसने दोस्ती बना कर रखी थी, ठीक है ना, ताकि ये समय पर काम आए। अब क्या किया मगध ने? इसे जीत लिया, ठीक है। तो ये एरिया इस तरीके का आ गया, ठीक है ना, ये पूरा आ गया इसके अंदर, मगध के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं शिशुनाग के बारे में और डिटेल में। महावंश एक बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसके अनुसार लिच्छवी के राजा वेश्या की पत्नी से उत्पन्न हुआ था। कौन? शिशुनाग, ठीक है ना। शिशुनाग का जो जन्म हुआ था, शिशुनाग जो था वो एक वेश्या की पत्नी से उत्पन्न हुआ था, ठीक है ना। वैश्या पत्नी थी, यानी कि उसके पिता ने एक वैश्या पत्नी से शादी किया था, उससे जो पुत्र हुआ था वही था शिशुनाग, जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना की, ठीक है। शॉर्टकट आप देख सकते हैं। पुराणों के अनुसार वह क्या था? क्षत्रिय था। वेद पुराण को देखेंगे तो कहा जाता है कि वो एक क्षत्रिय था, ठीक है ना, ठीक है। जो बौद्ध ग्रंथ है उसके हिसाब से ये बताया गया। इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती को क्या किया? मगध में मिलाया। मगध की सीमा पश्चिम मालवा तक फैल गई, ठीक है ना, ये राज क्षेत्र ये यहाँ तक फैल गई। फिर क्या हुआ दोस्तों? इसने वत्स को भी मगध में मिला लिया। ये जो वत्स क्षेत्र था ये इसे भी मिला लिया इसने मगध में। वत्स अवंती ये पूरा क्षेत्र इस तरीके से आ गया मगध के अधीन, ठीक है ना। वत्स और अवंती के मगध में विलय से पाटलिपुत्र को पश्चिमी देशों से व्यापारिक मार्ग के लिए रास्ता खुल गया, ठीक है ना। ये क्षेत्र आ गया, मुंबई का क्षेत्र आ गया, महाराष्ट्र का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र आ गया। तो ये क्या हुआ? पश्चिमी क्षेत्र जो थे यानी जो समुद्री मार्ग था, यहाँ से भी क्या हुआ? इसका व्यापार बढ़ गया, ठीक है ना। शिशुनाग ने मगध से बंगाल की सीमा से मालवा तक, यानी कि इस बंगाल की सीमा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा से लेकर के मालवा तक विशाल भूभाग क्या किया? अधिकार कर लिया। बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया मगध का, है ना। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था। इसने गिरिव्रत के अलावा वैशाली नगर को भी अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। यानी कि पाटलिपुत्र राजधानी था, गिरिव्रत को भी उसने एक दूसरी राजधानी के रूप में रखा था, और उसने तीसरी राजधानी के रूप में किसे रखा? वैशाली क्षेत्र को, यानी कि इस यहाँ के जो क्षेत्र थे। तो इस तरीके से क्या किया? ये क्या करता था? वैशाली से भी अपना चलाता था, है ना। क्योंकि जो वज्र क्षेत्र था दोस्तों, जो कि 8 राज्यों का क्षेत्र था, उसमें फूट डाल करके अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने क्या किया था, और अजातशत्रु ने भी क्या किया था? उसे अपने अंदर मगध में मिला लिया था।
पिछले वीडियो आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखेंगे आप, पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से। तो 394 में क्या हुई, शिशुनाग की मृत्यु हो गई। शिशुनाग की जब मृत्यु हो गई तो उसका जो पुत्र था वो कौन था दोस्तों, कालाशोक। ठीक है, कालाशोक शासन आया। इसने किया 394 से 366 ईसा पूर्व तक। इसने अपनी राजधानी दोबारा क्या किया, पाटलिपुत्र ले आए। ठीक है, यानी कि वैशाली से आ गया पाटलिपुत्र राजधानी फिर से। महावंश जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, इसके हिसाब से इसे कालाशोक तथा पुराणों में इसे काकवर्ण कहा गया है। ठीक है ना, यानी कालाशोक जो नाम दिया गया है ये बौद्ध ग्रंथ के नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम कालाशोक है, और वेद पुराणों के हिसाब से अगर इसका देखा जाए तो इसका नाम था काकवर्ण। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है। कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र क्या क्या स्थानांतरित कर लिया। कहाँ से किया था, तो वैशाली से। ठीक है, इसने 28 साल तक शासन किया। कालाशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति हुई थी। ठीक है, तो आपने देखा। नेक्स्ट है बाणभट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार काकवर्ण की राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापदनंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। तो ये जो महापदनंद कौन था आपको हम आगे बताएंगे। ठीक है ना, और दूसरी दोस्तों जो बौद्ध संगति हुई थी है ना, तो उसमें क्या हुआ था, बौद्ध समिति का जो आयोजन हुआ उसमें बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया, एक स्थिरवादी और एक महासांघिक। ठीक है ना, हर्षचरित के अनुसार महापदनंद ने ही काकवर्ण की हत्या की थी, हर्षचरित में दिया गया है, और बाणभट्ट ने इसका क्या किया था, रचना किया था हर्षचरित ने। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग शिशुनाग वंश के आगे कालाशोक के बाद नंदीवर्धन के बारे में। ठीक है ना, नंदीवर्धन के टाइम में भी राजधानी पाटलिपुत्र ही था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो था वो नंदीवर्धन ही था। ठीक है, 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का अंत हो गया और नंद वंश का उदय हुआ था। इसके पहले हम देखते हैं कि 366 ईसा पूर्व में कालाशोक की जो मृत्यु हुई तो महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के जो 10 पुत्र थे, ठीक है ना, जिसपे मगध पर लगभग 22 साल तक शासन किया। तो इसे आपको ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था वो नंदीवर्धन था। ठीक है, ये नहीं सोचना कि कालाशोक की मृत्यु के बाद आपको सब कुछ ये शिशुनाग वंश खत्म हो गया, नहीं था। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नंदीवर्धन आया। नंदीवर्धन के बाद भी उसका शासन आगे की तरफ चलता रहा और इसके टोटल 10 पुत्र थे, जिसने मगध पर 22 साल तक शासन किया। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो अंतिम शासक को मार करके नंद वंश का उदय हुआ। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अब नंद वंश के बारे में। मगध पर शासन करने वाले में हमने देखा बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नंद वंश को। नंद वंश 345 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक शासन किया है पूरे नंद वंश ने। ठीक है ना, इसमें सबसे प्रतापी था एक महापदनंद। ठीक है, जो उसने स्थापना की नंद वंश की, उसने उस टाइम जो राजधानी थी वो थी हमारी पाटलिपुत्र। महापदनंद के टोटल 8 पुत्र थे, जिसका नाम था पंडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योविशाणक, 10 सिद्धक, कैवर्त और धनानंद। धनानंद अंतिम पुत्र था जिसने राज किया था। ठीक है ना, देखेंगे डिटेल में इसके धनानंद के बारे में। खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है जिसमें महापदनंद की कलिंग विजय को सूचित करता है। ठीक है ना, महापदनंद ने कलिंग को जीता था। तो ये जो उल्लेख किया गया है वो खारवेल के हाथी गुफा में लिखा गया है, तो इसको ध्यान रखना है। ये भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। आज का जो उड़ीसा का क्षेत्र है वही कलिंग का क्षेत्र था। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम महापदनंद के बारे में कि 345 ईसा पूर्व में महापदनंद नामक व्यक्ति ने नंद वंश की स्थापना की। मैंने आपको भी बताया, पुराणों में इसे महापदनंद कहा जाता था। महाबोधि वंश में इसे उग्रसेन भी कहा गया है। ये एक नाई जाति का था, ऐसा बोला जाता है। ठीक है ना, महापदनंद को सर्व छत्रात्मक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला बताया गया है। किसे कहा गया है, महापदनंद को सर्व छत्रांतक कहा गया है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना, दूसरा है इसे भार्गव भी कहा गया, यानी कि दूसरा परशुराम कहा गया है। अब हमारे पुराणों में तो है कि परशुराम ने क्षत्रिय विहीन कर दिया था, पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों का नाश कर दिया था। अब नहीं कह सकते कि पुराणों में कुछ कई चीज काल्पनिक बातें भी दी गई है, कई बातें जो है जो कि नाम बदल के किया गया है। तो अब हो सकता हो वो आपको महापदनंद ही हो। ठीक है ना, तो इसे सर्वछत्रात्मक भी कहा गया था और भार्गव इसका नाम दिया गया था कि इसे बोला गया था दूसरा परशुराम। ठीक है ना, यह वंश जो था वो शूद्र माना जाता था क्योंकि ये नाई जाति का था, है ना, यहाँ लिखा है नाई जाति का था। महापदनंद ने विशाल साम्राज्य स्थापित करके एक राट या एक छत्र की उपाधि धारण की थी। अष्टाध्यायी जो कि एक संस्कृत व्याकरण है उसके लेखक थे पाणिनि, उसने भी महापदनंद के बारे में
काफ़ी चर्चा की है। और ये महापद्मनंद के दरबारी थे, ठीक है। यानी कि जब संस्कृत व्याकरण की रचना करने वाले लेखक जो पाणिनि हैं वो किसके दरबार में थे, वो महापद्मनंद के दरबार में थे। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, कई सारे ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं इन सब पॉइंट्स को लेकर के, तो आपको सबको ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है वीडियो को। आगे देखते हैं महापद्मनंद के बाद धनानंद का, ठीक है। धनानंद के टाइम में भी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। इसका धनानंद इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये धन को जमा करने का बहुत शौकीन था, ठीक है ना। इसे धन जमा करने का बहुत शौक था, इसलिए इसका नाम पड़ा धनानंद। धनानंद सिकंदर के समकालीन था, यानी कि जब सिकंदर भारत पे आक्रमण करने आया था उस टाइम धनानंद मगध का सम्राट था, ठीक है ना। इसके शासनकाल में ही यूनानी शासक सिकंदर ने करीब 326 ईसा पूर्व में भारत के पश्चिमी तट यानी कि पंजाब के क्षेत्र पर आक्रमण किया था। उस समय पंजाब के जो राजा थे वो कौन थे, वो थे पोरस, ठीक है। उसके साथ सिकंदर का युद्ध भी होता है। इसे हाइडेस्पिस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि झेलम का युद्ध भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना है, हाइडेस्पिस का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो वो किसके बीच हुआ था, पोरस और सिकंदर के बीच में। या पूछ सकते हैं झेलम का युद्ध जो हुआ था किसके बीच हुआ था, तो वो भी सिकंदर और पोरस के बीच में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से पढ़ना है। अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो तो आप वीडियो को आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे। आगे देखते हैं धनानंद के बारे में कि उस समय हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेना जो कि फौज कहते हैं वो किसकी थी, नंद वंश की थी, ठीक है। तो वो चाहता था भारत पर आक्रमण करना, लेकिन उससे पहले क्या उसने पोरस के साथ उसने युद्ध किया। उसके बाद क्या किया, वो लौटने लगा क्योंकि उसके सैनिक थे काफी थक चुके थे, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतनी बड़ी सेना के साथ वो मगध पे आक्रमण कर सके, है ना। क्यों भाई, क्योंकि जो धनानंद के पास 2 लाख पैदल सैनिक थे, 20,000 घुड़सवार, 3,000 हाथी और बहुत बड़ी विशाल सेना थी। किसके पास थी, धनानंद के पास, जो कि मगध का सम्राट थे। मगध के पास इतने बड़े मात्रा में सैनिकों का बल था। यूनानी लेखों में धनानंद के लिए अग्रमीज या जैनमिद्र का भी प्रयोग किया गया है। धनानंद के दरबार में चाणक्य यानी कि उसे कौटिल्य भी कहते हैं, उन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं। 3 नाम है चाणक्य का, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान रखना है, ये भी धनानंद के दरबार के टाइम में थे, यानी कि जब धनानंद सम्राट था उस टाइम में चाणक्य भी थे। महापद्मनंद पहला शासक था जो गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण करके विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका छड़ाई, ठीक है ना। तो कितना कम इसने किया था कि पूरे एरिया को लेकर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तुर्किस्तान को लेते हुए इसने वेस्ट बंगाल के भी क्षेत्र को लेते हुए पूरा क्षेत्र जो था ये मगध के अंदर आ गया था धनानंद के समय होने तक, ठीक है ना, यानी जब धनानंद सम्राट था। धनानंद के टाइम दोस्तों नंद वंश के समय मगध जो था वो क्या था, राजनीतिक दृष्टि से काफी समृद्धशाली साम्राज्य था। और इसके समृद्धशाली बनने के कई रीजन थे, जिससे मैंने आपको बताया इसके मगध महाजनपद के पहले वीडियो में कि मगध महाजनपद समृद्धशाली कैसे बना था, लोहे के कारण बना था, लोहे का उत्पादन हुआ था वहां आगे, मतलब इसके बारे में बहुत डिटेल मैंने बताया। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो नंबर 1 में, पार्ट 1 में, ये हमारा तीसरा पार्ट है। पार्ट 1 में देखेंगे दोस्तों तो पूरे मैंने मगध की सारी की सारी भौगोलिक स्थिति मैंने बताई है, मगध के उदय के कारण बताए हैं और मगध को शक्तिशाली बनने के कई रीजन थे वो भी मैंने उसमें बताया। व्याकरण के जो आचार्य थे महर्षि पाणिनि, ये भी इसी के टाइम में थे, महापद्मनंद के मित्र थे कह सकते हैं आप। वर्ष, उपवर्ष व वर, रुचि, कात्यायन, इस तरह जितने भी है ये सारे के सारे क्या है, विद्वान के नाम है। ये सारे विद्वान नंद के शासन में थे। शाकटाय तथा स्थूलभद्र धनानंद के क्या थे, जैन मतावलंबी थे, क्योंकि ये जैन धर्म को मानता था। तो जैन के मतावलंबी क्या थे, अमात्य थे, यानी कि मंत्री थे। अमात्य किसे कहते हैं, मंत्री को कहा जाता था। उसने एक महान विद्वान चाणक्य को अपमानित किया था, ठीक है ना। चाणक्य ने अपने कूटनीति से धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया। तो दोस्तों आपने देखा दोस्तों कि इसे जो हराने में मुख्य भूमिका निभाई थी उसने, वो चाणक्य ने निभाई थी धनानंद को हराने के लिए। उसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का राजा बनाया, सम्राट बनाया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो उसने क्या किया, एक तरह से नंद वंश को खत्म कर दिया। दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के मैं मौर्य वंश के लिए अगला वीडियो नंबर 4 डालूंगा, मगध महाजनपद का चौथा वीडियो, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे मौर्य वंश को लेकर के, जिसमें चंद्रगुप्त, अशोक, बिंबिसार सबको देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तब तक हमारे साथ बने रहे दोस्तों, हमारे साथ कंटिन्यू बनेगा। आपको बहुत धन्यवाद, थैंक यू।